बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान में दुश्मनी के हवाले से तमाम सिफारती और अखलाकी हदें उबूर कर चुका है। यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं कि भारत पिछले 15 साल से ऐसा नेटवर्क चला रहा है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन था, जिसमें मरे हुए अशखास के नाम इस्तेमाल किए गए, मुख्तलिफ जाली वेबसाइट इस्तेमाल की गई और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मनसूबाबंदी के तहत बेशतर लोगों को फंडिंग भी की गई है। ये तमाम तर इंकशाफात डिसइंफो लैब की जानिब से किए गए हैं। ये पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि पाकिस्तान जो पिछले कई सालों से आलमे अक़वाम को यह बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के इक़दामात खित्ते के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। भारत अपने हमसाया मुमालिक के साथ रवाबित बढ़ाता नहीं है, बल्कि उन रवाबित को खराब करता है और शरपसंदी फैलाता है। पाकिस्तान के आइंदा के इक़दामात बारे बात करेंगे। वज़ीर आज़म के कौमी के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोईद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोईद यूसुफ साहब, इब्तदाई तौर पर 65 मुमालिक से चलाया जाने वाला नेटवर्क बढ़ता बढ़ता फिर 116 मुमालिक तक पहुंच जाता है। सब कुछ जाली है, नेटवर्क सारा जाली है, उसमें किए गए नाम जो इस्तेमाल किए गए वो जाली तक थे। तो इतना वक्त क्यों लगा इस नेटवर्क के सामने आने में? क्या प्रोपेगेंडा काफी ज्यादा मजबूत है या लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत? देखिए जी, ये तहकीक तो इस डिसइंफो लैब ने की है, ये सवाल तो उनसे पूछना होगा। बहरहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ज़ाहिरी बात है कि हमारी तरफ भी रियासत को, हमारे इदारों को ये चीज़ें मालूम तो हैं। वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ सामने आती है उसको न्यूट्रलाइज भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं है और ये हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये पूरी कड़ी जो जुड़ी है, जो इसका स्केल है, वो ज़ाहिरी बात है इन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेट किया है, वो हमारे सामने नहीं था। हालांकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें पता था कि ये क्या क्या कर रहे हैं और हम दुनिया को कब से तो ये बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। ये तहकीक इतनी साउंड, इतनी स्पेसिफिक है कि अब मेरे नज़दीक तो हिंदुस्तान को रियासत कहना भी रियासत के तसव्वुर को ख़राब करने वाली बात है। ये तो बिल्कुल एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे हैं और ये आज की बात नहीं, तो 15 साल से प्रोसेस चल रहा है। वो हुकूमतें भी जिनको हम समझते थे शायद कोई सेंसिबल बात कर रही हैं, करना चाहती हैं, तो एक तरफ हमारे साथ पीस प्रोसेस की बात हो रही थी 2004 के बाद, दूसरी तरफ ये हो रहा था। सो दिस सीम्स टू बी अ हैबिट, एक कैरेक्टर है शायद उस रियासत का, उसके चलाने वालों का, बदकिस्मती से, लेकिन ये तो बिल्कुल एक वो माफिया एक्टिविटी है। तो मोईद यूसुफ साहब, इस हवाले से यूरोपीय यूनियन से मुतालिबा क्या किया गया? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये बात सामने रखी है कि इसमें यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको इस्तेमाल किया गया, धोखा दिया गया, उनको उनका भी नाम ख़राब किया गया। तो पहले तो यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस बात को देखें और सामने आए, बहुत से आए भी हैं, और ये बात करें कि हिंदुस्तान उनके साथ क्या कर रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाली ऑर्गेनाइजेशंस को भिजवाया गया। ये अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ कार्रवाई इसको तसव्वुर करना चाहिए, और ये मुल्क है जिसको सिक्योरिटी काउंसिल में जिसने जाना है, तो इस पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल को पहले तो सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फौरी तौर पे डिलिस्ट करना है और उसके बाद कार्रवाई करनी है। इसमें क्रिमिनलिटी भी शामिल है। ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये वस्ती दुनिया में, सारी दुनिया में, लेकिन वस्ती दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो ये लोगों के आइडेंटिटी चोरी की, उनके गलत नामों पर गलत चीज़ें की, इसमें पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट है। ज़ाहिरी बात है ये मुफ्त नहीं हो रहा था सारा कुछ। सो ये इसमें तो एक जामे डिप्लोमेटिक, लॉफेयर, लीगल ऑप्शन मौजूद हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये सारा कुछ परसू करेगा। मोईद यूसुफ साहब, वो फ्रेंड्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और फ्रेंड्स ऑफ बलूचिस्तान को जो मुतारिफ करवाया गया और उस हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया, तो पाकिस्तानी हुकूमत की तहकीकात क्या कहती हैं कि क्या बज़ाहिर ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उनसे लिंक में थे, या फिर ये सब कुछ ड्रामा ही था?
देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं, ड्रामा भी होता है और कुछ नीचे ग्राउंड पे किया जाता है ताकि वो दोनों आपस में मिल जाएं। जो डोसियर आपको दिया था वो तो हकीकत है ना, सारा ग्राउंड पे हो रहा था, दहशतगर्दी हो रही थी, उसमें लोग मुलव्विस थे और यही एक कड़ी उसकी वहाँ है। पाकिस्तान के अंदर तो नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान के बाहर सो कॉल्ड पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस तरह की, उनके तो कईयों के नाम शक्लें वो भी दी हुई हैं और किस तरह फेक नाम वगैरह। और फिर और फोरम उसमें शामिल हैं, कॉन्फ्रेंस फोरम बनाए हुए थे, बड़े बड़े मायनाज लोग उसमें शामिल जा रहे थे आगे पीछे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नियत पे शक ना करें, जो लोग जा रहे थे कॉन्फ्रेंसेस पे उनको शायद ये मालूम भी नहीं था बहुत सौ को कि वो क्या कर रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे उनको बुलाया गया, वो जाके बोले, बाद में पता चला कि लो जी ये तो कोई और चीज़ हो रही थी। सो ये धोखा जो है, इसमें तो डिफेमेशन क्या, डिसीट क्या, क्रिमिनलिटी बिल्कुल वाज़ेह है और इंडिविजुअल्स को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए जिनके खिलाफ ये हुआ है, जिनको अब पता चल गया क्या हुआ है। और ऑफ कोर्स अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इन सब को कार्रवाई करनी चाहिए, हिंदुस्तान की रियासत और जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ। मोईद यूसुफ साहब, श्रीवास्तव एक कैरेक्टर का नाम लिया जा रहा है, ये कैरेक्टर कौन है? क्या इसकी फंडिंग थी? ये मरकजी किरदार है? और अगर ये मरकजी किरदार है तो इस वक्त कहां पर है? देखिए जी, फंडिंग तो यकीनन हिंदुस्तान की रियासत, वो सारे इसके पीछे। ये तो एक फ्रंट है, अंकित श्रीवास्तव इनका नाम है, मैं नहीं जानता कौन है, हिंदुस्तान में ही है, जाहिर बात है। और ये सारा कुछ पीछे से चला रहे थे एज वन सीज। ये एनजीओ भी इनके नामों पे, इनके कनेक्शन से बनी हुई थी। फिर साथ ANI को आगे किया हुआ था इसको प्रोपोगेट करने के लिए, और रॉयटर्स जैसे इस्टेब्लिश मंजे हुए इदारे को भी उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया कि उनका कंटेंट जो है वो वहाँ पे चलवा रहे थे। तो ये हिंदुस्तान में ही है। एक और भी मैंने आपको मादी शर्मा का नाम आज दिया प्रेसर में, जो 2019 में जब ये मैगजीन झूठा बनाया हुआ था, फिर नए नाम से बनाया, वो सारे सर्वर उनके इंडिया में थे और वो पीछे रॉ का ऑपरेशन था, वो हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता था। मोईद यूसुफ साहब, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जिक्र किया कि जो यूरोपीय यूनियन का जो विजिट था मकबूजा जम्मू कश्मीर का, वो रॉ फंडेड था। तो वो भी यूरोपीय यूनियन थी, अभी भी डिसइंफो लैब का भी ताल्लुक यूरोपीय यूनियन से है। तो पाकिस्तान ने फॉरेन जो पॉलिसी है, जो खारजी महाज है, उसमें किस हद तक, किस तरीके की तब्दीली की कि यूरोपीय पार्लियामेंट, यूरोपीय यूनियन या दीगर अक़वाम आलम का रवैया या नज़र भारत के हवाले से तब्दील हुई है? देखिए, वो तो दिन रात काम जारी है। आप जानते हैं कश्मीर के हवाले से कितनी बात हुई, भारत की तजलील भी हुई, बिल्कुल लान तान उनकी जितनी हो रही है, मलामत हो रही है, वो ढीठ है, वो तो ठीक है। लेकिन दुनिया की आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं और इसके बाद अगर कोई शक रह गया था तो फिर तो बहुत ही बेइंसाफ़ी है और शायद दुनिया अमन भी नहीं चाहती हो इस खित्ते में, अगर वाकई इससे भी उन्होंने मुँह मोड़ लेना है। पहले डोसियर हमने दिया, अब तो हम नहीं कह रहे, अब तो उनके अपने इदारे कह रहे हैं कि ये हुआ है। तो मेरा ख्याल है अब कोई शक नहीं रह गया। एक इंटॉलरेंट फैशिस्ट माइंडसेट इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, लेकिन हिकमत अमली और पॉलिसी 15 साल से चल रही है। उससे पहले भी ये हो रहा था, लेकिन इतनी सोफिस्टिकेशन से इतना बड़ा जाल जो बिछाया गया है, मुझे तो लगता है वो रियासत जो है सारा वक्त सवाए पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के और पाकिस्तान को जो है ठेस पहुँचाने के अलावा कुछ सोचती नहीं। और इसीलिए मेरा ख्याल है रियासत नहीं, माफिया कहना चाहिए, जो हैं वो कहें उनको। मोईद यूसुफ साहब, आपने हालिया दिनों में देखा है सिखों का एहतजाज जारी है, किसान जो है वो लाखों की तादाद में दिल्ली में बैठे हुए हैं। भारतीय फौज को भी अहकाम दिए गए कि इनको रोकें, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया है। तो ऐसी सूरत हाल में मोदी जो हुकूमत है, उसका जो फाशिज्म रवैया है, वो अक़वाम आलम के नजरियात में क्या तब्दीली लाएगा और इससे मोदी हुकूमत पे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? अल्लाह करे जी, तब्दीली भी आए। और फ़र्क तो पता नहीं, आइडियोलॉजिकल हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी भी है तब्दील होने की या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन दुनिया अगर अपनी आंखें अब बंद रखेगी तो देयर इज़ समथिंग मोर टू दिस, और अगर रखेगी तो अपना नुकसान करेगी, क्योंकि भारत, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने दोस्तों के लिए लाइबिलिटी बन गया है और वो बनता चला जाएगा जो वो कर रहे हैं। मैं अमेरिका में था, वहाँ बड़ी बात होती थी नेचुरल पार्टनर, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो सेक्युलर, तसल्ली हो गई। अब जिसकी वो बात करता था मुंह छुपाए फिर रहा है, और अभी आगे और ज़्यादा ये होगा अगर ये इस तरह चलते रहे, जो कि मुझे लगता है बदकिस्मती से चलते रहेंगे।
तो बिल्कुल तब्दील होना चाहिए। ये खुद तब्दील हो सकते हैं, मैं दुआ करता हूँ जी इस खित्ते के लिए। वहाँ जो इतने आखिर इंसान ही हैं जिनको ये पीस रहे हैं, मुसलमान हज़ारों लाखों की तादाद से, और माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस टोले से। मोईद यूसुफ साहब, आए दिन जो भारतीय किसान हैं उनमें सिखों की बड़ी तादाद है, वो आए दिन पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं, आप हमारी हिमायत करें, आप हमारे लिए कुछ करें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा देते हैं। अब हम तो अखलाकी और सिफारती हिमायत तो कर सकते हैं जो जायज़ हिमायत हो सकती है, तो उसके लिए क्या पाकिस्तानी हुकूमत ने, क्या जिस तरह जस्टिन ट्रूडो ने किया है, तो पाकिस्तानी हुकूमत इस हवाले से कोई हिमायत कर रही है वहाँ पे यूएनओ में? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान कानून के दायरे में रह के, अखलाक के दायरे में रह के हर चीज़ करेगा और करता है। दूसरी तरफ मैंने जैसे कहा कि एक बदमाशी, एक माफिया माइंडसेट है, तो जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी बात हो रही है तो पाकिस्तान का स्टांस बड़ा वाज़ेह है। लेकिन ये ज़रूर जहन में रखिए कि हिंदुस्तान तो मौक़े चाहता है कि कह दे कि जी ये तो है ही नहीं। अभी आज उनके किसी यूनियन मिनिस्टर किसने कहा हुआ है कि ये तो पाकिस्तान करवा रहा है। वो बेचारे बिल्कुल ही बौखलाए हुए हैं, अब तो पागलपने पे उतर आए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही हमको बात करते हैं तो वो उनको मौका मिल जाता है कि लो जी देखा पाकिस्तान। इसलिए मेरा ख्याल है कि देखिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमेशा जहाँ भी कोई ऐसे पिस रहा है पाकिस्तान आवाज़ उठाता है, ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव में उठाता है। बाकी हिंदुस्तान ज़रा अपने अंदर देखे, हालात देखे कि वो किस तरफ जा रहा है। पता नहीं बचेगा भी कि नहीं, जिस तरह जा रहा है वो उनका अपना मामला है, खुद हल करें। मोईद यूसुफ साहब, मौजूदा हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा में या दीगर बड़े ममालिक के सरबराहान के सामने जिस तरह कश्मीर के मौक़िफ़ को उठाया था वो काबिल सताइश है। कश्मीर के सफ़ीर बने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, लेकिन अपोजिशन ने सकूते कश्मीर का इल्ज़ाम भी इसी मौजूदा हुकूमत पे लगाया। तो रफ्ता रफ्ता कश्मीर का जो इशू है वो अवाम तक उस तरीके से उजागर नहीं हो रहा जिस तरह पिछले कुछ महीनों में उजागर हो रहा था। तो मौजूदा हुकूमत के कश्मीर इशू को लेके अग्रेसिव स्टेप क्या है? नहीं जी, देखिए कश्मीर पे हम दिन रात लगे हुए हैं। सकूते कश्मीर, ये वो, मैं आपको हल्फिया ये कह सकता हूँ कि किसी किस्म की सोच ही नहीं है, ना हो सकती है कि कश्मीर पे कोई सौदा हो। तो मेरा दफ्तर, तमाम हमारा सिस्टम पूरे दिन रात इस पे लगे हुए हैं। ओवरनाइट अनफॉर्चुनेटली सोल्यूशन इसका नहीं है, एक 72-73 साल पुराना मसला है। लेकिन हिंदुस्तान बैकफुट पे है, उनको भी ये पता है, दुनिया को भी समझ आ चुकी है। और इंशाल्लाह हम तो अपनी पूरी डिप्लोमेटिक, लीगल जो कोशिश है वो करते रहेंगे। और आवाम, मेरा ख्याल है कोई इबाम नहीं है आवाम को, आवाम खड़ी है और साथ खड़ी है, और कश्मीर उनको मालूम है, तो हर पाकिस्तानी के दिल में है। हाँ, अगर इस पे कोई और सियासत है वो मेरा पर्व्यू नहीं है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। ये इश्यूज़ सियासत से बालातर हैं। मोईद यूसुफ साहब, आपके इल्म में होगा आए रोज़ LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है, शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है, बेशतर अफराद के घर जो है वो मिसमार हो चुके हैं, बेशतर बच्चे ऐसे हैं शहीद हो चुके हैं या अपाहज हो चुके हैं इस गोलाबारी के नतीजे में। तो क्या सिफारती महाज पे सिर्फ एक डोज़ेर ही जवाब होता है या उसके अलावा भी इकदाम होते हैं? एक आम शहरी बार बार ये कहता है कि हमारे बच्चे मार दिए, हमारे जवान मार दिए, वफाकी हुकूमत कर कुछ नहीं रही। उसके लिए क्या बेहतरीन जवाब है? नहीं, ऐसा नहीं है जी। देखिए पाकिस्तान मजबूर होता है जवाब देने पे, और हिंदुस्तान अगर ऐसे कोई बात करेगा तो पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्ड करेगा, दो टोक तरह करेगा। और ज़रा पता कर लीजिए उनका कितना नुकसान हुआ है, वो बात करें ना करें, उनको ये मालूम है कि जब पाकिस्तान को अगर इस तरह की कोई कार्रवाई वो करते हैं तो बच के नहीं जाते। अल्लाह का शुक्र है हमारी मुसल्लह अफवाज इतनी मजबूत और इतने अज़म से कार्रवाइयाँ करती हैं, जवाबी लीगल डोमेन में रह के जो पाकिस्तान ने करना होता है LOC पे, बिल्कुल। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। बार बार हम दुनिया को कह रहे हैं कि हमारा सबर। मोईद यूसुफ साहब, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेके बड़ी बातें हो रही हैं कि फिर से तैयारियां कर रहा है भारत। इस हवाले से खदशात क्या है, कहां पर ये ऑपरेशन हो सकता है और इससे अक़वाम आलम को किस तरीके से बाखबर रखा जा सकता है? हम तो बार बार अक़वाम आलम को बताते रहे कि ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी तैयारियां हैं उनकी? देखिए जी, जब को बौखलाया हो, पागलपने से मुतासर हो, तो
कोई भी हरकत वो कर सकता है। तो हमें अपने आप को तैयार रखना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कल सुबह खुदा न खास्ता उनकी ऐसी जुर्रत हो सकती है, लेकिन बहरहाल डिटरेंट यही है कि आप अपने आप को तैयार रखें, और हम तैयार हैं। लेकिन हम दुनिया को हर चैनल से बताते रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं, आज भी बता रहे हैं, बताते रहेंगे, उनकी नीयत ठीक नहीं है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतने डिफेंसेस स्ट्रांग हैं कि वो ऐसी हरकत कोई सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्योंकि पागलपने पे तुले हुए हैं, वी हैव टू बी रेडी। यानी मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज जो हैं उसके नतीजे में कुछ भी मुतवक्के हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान हम वक्त तैयार है। बहुत शुक्रिया मोईद यूसुफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त अगर की मौजूदा सूरत हाल देखा जाए तो लाखों किसान दिल्ली में मौजूद हैं और भारत के इस वक्त जो किसानों के खिलाफ कानून लाया गया उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मोदी हुकूमत ने भारतीय फौज को इनको रोकने के लिए अहकाम दिए जो भारतीय फौज ने रद्द कर दिए हैं। भारतीय फौज भी मोदी हुकूमत से इख्तलाफ रखती है, दलित जो छोटी जात से ताल्लुक रखते हैं वो भी उनकी हिमायत के लिए वहां पर आ गए हैं। इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोजनामा 92 न्यूज के एडिटर इस्लामाबाद राव खालिद साहब और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद 92 न्यूज सुहेल इकबाल भट्टी साहब। राव खालिद साहब, आपकी जानिब सबसे पहले आऊंगा। इस वक्त अगर भारत में सिखों के एहतजाज को देखा जाए, लाखों किसान है, हजारों में नहीं है, लाखों किसान है और 15 रोज से उनका बैठे रहना, खाना पीना वहीं, सोना उठना वहीं, तो इससे मोदी हुकूमत को किस हद तक नुकसान हो सकता है, मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी? देखिए यासिर, यकीनन पंजाब जो है, इंडियन पंजाब हो भले पाकिस्तानी पंजाब हो, ज़राअत के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों पंजाब जो हैं वो उनकी जो पर एकड़ यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से वहाँ पे काम करते हैं लोग और जिस तरह से उन्होंने उसके कह लें कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया हुआ है इंडिया की, इतने बड़े मुल्क की, वो बहुत इम्पोर्टेंट उस हवाले से है। मुआशत से ज़्यादा जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो दुनिया भर में बड़ा कंसर्न इसके ऊपर पाया जाता है, और 10-15 साल से यूएन भी इस पर काम कर रही है। तो जब आप एक मेजर जो आपका एरिया है जो आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है, वहाँ पे जब एहतजाज होगा वो मुश्किलात में होंगे, वो अपना काम प्रॉपर्ली कर पाएंगे। उनको जो कर्जे मिलते हैं वो जिस तरह से दिए जाते हैं और जिस तरह से उनको फिर तंग किया जाता है, छोटे किसान है ज़्यादातर वहाँ पे, वहाँ बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं भी नहीं उस तरह से, तो वो बहुत यकीनन बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होगा। और उसके बाद ये एहतजाज यकीनन ये एक और उसकी वजह से जो एक मसाइल पैदा होते हैं, इतने बड़े लेवल पे एहतजाज, जब लाखों की तादाद में किसान निकल आते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरा बड़ा कंसर्न जिस पे है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से भी जो 8 को हमारी मुलाकात हुई उनको मैंने ये कहा था कि हमारे एक बॉर्डर पे ऑलरेडी अफगानिस्तान में प्रॉब्लम मौजूद है जो हम हल करने जा रहे हैं, उसमें हेल्प भी करें। दूसरी तरफ इधर कश्मीर के हवाले से हो, भारत के अंदर के ओवरऑल माहौल के हवाले से हो, फिर ये किसानों का एहतजाज हो, तो ये दो बॉर्डर्स पे जब आपके इतना अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो उसका फॉल आउट बड़ा खतरनाक होता है रीजन के लिए। खासतौर पे हम एक सैंडविच हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक लिहाज से, तो हमारे ऊपर बड़ा सीरियस फॉल आउट इसका हो सकता है। ये मोदी हुकूमत जो है ये पूरे खित्ते के लिए एक मसला बनती चली जा रही है। इंस्टेबिलिटी जिस तरह से क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर, वो पूरे खित्ते को हिट करेगी। यानी इस वक्त डिवाइड वहां पे पैदा हो रही है, अदम इस्तेहकाम है, वो भारत के साथ साथ खित्ते को भी हिट कर सकता है। भट्टी साहब, आप अगर हालिया सूरत हाल में देखें तो दलित भी जो छोटी जात के हैं वो भी उठ के आके उनके सिखों के साथ मिल गए हैं या किसानों के साथ मिल गए हैं। भारतीय फौज को कहा गया कि इनको रोकें, उन्होंने भी इनकार कर दिया, इख्तलाफात शो कर दिए हैं मोदी हुकूमत से। तो मोदी हुकूमत इस मामले को हल किस तरीके से करेगी? यासिर, देखिए, भारत जो एक तवील अरसे तक अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत का मुल्क होने का दावा करता रहा, अब नरेंद्र मोदी के इक़दामात ने उनके जो चेहरे से जो एक लिबादा उड़ा था उसको उतार के बेनकाब करते हुए एक फाशिस्ट भारत का चेहरा दुनिया के सामने लेके आया है। यही वो सोच और अप्रोच थी जिसकी वजह से पहले उन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्होंने मजालिम का सिलसिला शुरू किया, इंसानियत सोल मजालिम किए, और आज भी वो सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने उस वक्त भी दुनिया को बावर कराया। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों के ऊपर और दीगर जो लोग जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोग थे, ये हिंदुओं की नीज ज़ात से तल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनके ऊपर ज़िंदगियों को दायरा तंग किया गया। अब पंजाब के सिखों के साथ जो किया गया, दुनिया उसको देख रही है। दुनिया ने ह्यूमन राइट्स का दिन मनाया
तो हम देख रहे थे कि ट्विटर के ऊपर ये एक बड़ी डिबेट थी कि आज के दिन भारत जब सिखों के ऊपर मजालिम ढा रहा है और जिस तरीके के साथ जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा कर रहा है, तो किस तरीके के साथ दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है। और आज के दिन जब दुनिया ह्यूमन राइट्स की बात करती है, मामला यह है कि भारत का ये चेहरा काफी अरसे से था जिसको पाकिस्तान ने दुनिया के सामने बेनकाब किया, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट यही आई है कि भारत मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे के जरिए से जो उसकी अपनी जो मजालिम है, जो अपनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, उसको वो छुपाता था और पाकिस्तान को वो एक्सपोज करता था। वहां पर तो वो पकड़ा गया है। अब मेरे ख्याल में जो जिस तरीके के साथ सिखों ने दुनिया भर के अंदर भारत के खिलाफ आवाज उठाई है और वो आज पछता रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए था और उसके पहले जो हमने तहरीकें शुरू की, हमें दोबारा उन तहरीकों को शुरू करना चाहिए। तो इस मौके के ऊपर अगरचे कि यहां पर हुकूमत को बहुत मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया के सामने भारत का ये चेहरा बेनकाब करने की भी अशद जरूरत है। और मोदी क्या करेगा? जब आप इंसानियत को मद्देनजर नहीं रखते तो फिर उसके बाद आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं रहती। आप हिंदुत्व का जहन के ऊपर आपके ऊपर सवार है। फाशिज्म के जरिए से, फाशिस्ट रवैयों के जरिए से आप अपने आप को जब आगे बढ़ाएंगे तो आप फिर अपने मुल्क में भी महफूज नहीं रहते और इस तरीके के साथ आपके अपने मुल्क का अमन भी आप भारत कर बैठते हैं। तो देखने में आ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की जो डिसइंफो लैब की रिपोर्ट है वो भी देखने में आ रही है। जब दुनिया का बयानिया तब्दील हो रहा है तो यह भारतीय हुकूमत के इंतहा पसंदाना इकदामात की वजह से ही दुनिया का बयानिया तब्दील हो रहा है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वफाकी काबीना में हालिया होने रद्दोबदल पर। इस पे एक ब्रेक के बाद सीनियर साफी राना अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह को हटाकर उनकी जगह साबिक वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को कलमदान सौंप दिया गया। शेख रशीद अहमद का जो कलमदान था वो आज़म सवाती साहब को सौंप दिया गया, जबकि एजाज शाह जो हैं उन्हें इंसदाद मुनशियात का कलमदान सौंप दिया गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में मजीद भी कारकर्दगियों की बुनियाद पर रद्दोबदल में इम्कानात हैं। तो इस वक्त हालिया सूरत हाल में क्या इन वज़रा की अहलियत पर कोई शुबा था जिसकी वजह से रद्दोबदल किया गया, या मजीद चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये रद्दोबदल किए गए हैं? और 2.5 साल के अरसे के अंदर इतने ज़्यादा रद्दोबदल क्या वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी असरअंदाज हुए हैं या नहीं हुए, और सब चीज़ें बेहतरी की जानिब गामजन है? इसी बारे में बात करने के लिए हमारे सानल मौजूद है, उसी की जानिब बढ़ते हैं। भट्टी साहब, क्या समझते हैं ML1 का मंसूबा जो ख्वाब था शेख रशीद अहमद साहब का, वो ख्वाब उनका अधूरा रह गया। आज़म सवाती साहब अब उस ख्वाब को लेके आगे बढ़ेंगे और ताबीर उसकी करेंगे। बुनियादी वजह क्या हो सकती है इस रद्दोबदल की? बेहतरी के इम्कानात के लिए रद्दोबदल किया गया, और अगर बेहतरी ही है तो फिर 2.5 साल में कितनी बेहतरी आ सकी है? यहाँ से देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से जब भी वफाकी काबीना के में तब्दीलियाँ की गई, उसका ऑब्जेक्टिव तो यही था कि वो गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं, बेहतर पॉलिसी साजी चाहते हैं, बेहतर फैसला साजी चाहते हैं। लेकिन ये एक अलमिया आप कह लें कि 2.5 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद हर 6 से 7 माह बाद ये वज़रा के कलमदान तब्दील होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब जो हालिया ये जो मौजूदा जो ये तब्दीली हुई है, इसको भी कहा तो ये जा रहा है कि काफ़ी अरसे से एक प्लान था कि दिसंबर के अंदर वफाकी काबीना में प्राइम मिनिस्टर रिशफल करेंगे, चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़रा की कारकर्दगी को बहुत डीपली, बहुत बारीक बीनी से उनको जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज तब्दीली हुई है, उसकी जो बुनियादी वजह तो ये है कि जो आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिन सियासी चैलेंजेस और जिस सियासी दबाव का सामना करना पड़ेगा और जिस हुकूमत अमली की ज़रूरत होगी, और उससे निपटने के लिए मुमकिन तौर के ऊपर जो इक़दाम किए जाएंगे, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने कुछ करीबी कैबिनेट मेंबर से मुशावरत भी की और उन्होंने समझा कि इस सूरत हाल के लिए शेख रशीद साहब मौजूदतरीन उम्मीदवार हैं। अगरचे के शेख रशीद साहब ने जब वफाकी काबीना की फॉर्मेशन हो रही थी, उस वक्त वो इंटरेस्टेड थे कि वजीर दाखिला बने, लेकिन अब वो वजारत रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम कर रहे थे। ML1 मनसूबा उनका एक ख्वाब था, जिसके बाद उन्होंने कहा भी था कि इसको सक्सेसफुली इसको लॉन्च करने के बाद वो शायद इसके बाद सियासत से भी अलग हो जाए। मतलब वो समझते थे कि ये उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पाकिस्तान रेलवे जो खसारे से 2-4 थी, मुख्तलिफ स्टेप्स लेकर वो बेहतरी की जानिब जा रहे थे। रिसेंटली फेडरल कैबिनेट से उन्होंने रेलवे की बहाली का पूरा प्लान मंजूर करवाया था, जिसके ऊपर इंप्लीमेंट होना थी। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो तब्दीली की है, पाकिस्तान रेलवे
बड़ी इससे मुतासिर होगी, क्योंकि वो जो रिफॉर्म्स का पूरा प्रोसेस हुआ था उसके अंदर शेख रशीद साहब का बहुत कलीदी किरदार था। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर ने उनका चुनाव किया बतौर वजीर दाखिला, वो ये समझते हैं कि पीडीएम का जो उभरता हुआ जो चैलेंज है, शेख रशीद साहब उसको बेहतर तरीके से न सिर्फ टैकल कर सकेंगे, वजारत दाखिला की जो रोल होगा उसके लेवल के ऊपर, और उसके बाद वो वैसे भी बतौर तर्जुमान भी बहुत बेहतर मुजाहरा कर सकते हैं। तो ये एक उसका बुनियादी जिम्मेदारी है। इसकी वजह से उनको बाकी जगहों के ऊपर भी रिशफल करना पड़ी। हफीज शेख साहब का एक अपना अलग से मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वजह से एक परेशानी थी, उनको वफाकी वजीर का ओहदा देना मजबूरी थी, चूंकि बतौर फाइनेंस मिनिस्टर और उसके साथ चेयरमैन वो इसी थे, तो उसके बगैर सिस्टम चल सकता था। उसके साथ जो जब उनको इजाज शाह साहब को उनकी वजारत तब्दील हुई, तो अल्टीमेटली सादे मंशियात में वो गए, और आजम सवाती साहब वो काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कोई ऐसी मिनिस्ट्री मिले जहां पर वो एक्टिवली रोल प्ले कर सकें, तो उनको वजारत रेलवे में लाया गया। अब यकीनी तौर के ऊपर लगता है कि जब ML1 का टेंडर होगा और उसका संगे बुनियाद रखा जाएगा, तो वो शायद अगर मजीद तब्दीली फौरी तौर पर ना हुई, जो कि ये कहा जा रहा है कि शायद आइंदा साल मजीद प्राइम मिनिस्टर सेनेट के इंतखाबात के आसपास एक दफा दोबारा रिशफलिंग करें, तो लगता है कि आजम सवाती साहब उसका संगे बुनियाद रखेंगे। सही। तो राव साहब, आप क्या समझते हैं, 3-4 दिन पहले वजीर आजम साहब से मुलाकात भी हुई, क्या उसमें ऐसा इशारा मिला कि आने वाले दिनों में कोई रद्दोबदल होने वाला है? और वजीर आजम साहब ने उस दिन कहा था कि चेहरे बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाने से अवाम को फर्क नहीं पड़ता, अवाम सिर्फ ये देखती है कि कारकर्दगी क्या है। क्या आप ये समझते हैं कि चेहरे बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? जी यासिर, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन ये बात की थी और लग ये रहा था कि उनके लिए ये तब्दीली करना जो है वो आए रोज कर ले, वो महीने बाद कर ले, 6 महीने बाद कर ले, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो तब्दीलियाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट हम इसको नहीं कह सकते। ये एक कह ले कि वो नजरिया ज़रूरत के तहत हुई है। जैसे हफीज शेख साहब को ज़ाहिर है उनका मसला था, उनको आपने वजीर ना बनाते तो वो फिर इस चीज़ का नहीं करते। उस दिन उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की थी जब उनसे सवाल हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया तो आप क्या करेंगे, उसने कहा हम वे आउट ढूंढेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो ऑब्वियसली उनकी एक मजबूरी थी, उनको बनाना पड़ा, उसको वजीर एक ज़रूरत के तहत बनाना पड़ा। शेख रशीद साहब की ख्वाहिश थी कि वो इन्फॉर्मेशन या इंटीरियर मिले, उनको पहले दिन से उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। सवाती साहब को अकामोडेट करना था तो उनको अच्छी वजारत में अकामोडेट कर लिया गया। कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस मुझे नहीं लगती, लेकिन एक अलबत्ता इसमें चीज़ आपको नज़र आएगी कि हफीज शेख साहब अब जबकि वजीर बन गए हैं, आइन के तहत वो 6 महीने वजीर रह सकते हैं नॉन इलेक्टेड के तौर पे। तो मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, आया उन्हें सेनेटर बनाया जाएगा जैसे पीपल्स पार्टी ने उन्हें बनाया था और फिर उनको वजीर बना दिया था। इस तरह से मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए एक बड़ी बेहतर ऑप्शन आ गई। हाई कोर्ट का फैसला जो है वो उनके लिए बहुत, वो कुबड़े को कहते टांग वाली एक मिसाल सादिक आती है कि उनको अब सेनेटर बनने का उसमें मौका मिल जाएगा। दूसरा शेख रशीद साहब का, शेख रशीद साहब जिस महकमे में गए हैं वहाँ कुछ महकमे तो ऐसे हैं जो बड़े ऑटोनोमस हैं, जैसे रेंजर्स हैं, ऑब्वियसली उनको रिपोर्ट वो करते हैं, लेकिन FIA भी उसके नीचे है। और आपको इल्म है यासिर के अभी सवा साल से शहजाद अकबर साहब वहाँ पे आए हैं और FIA बहुत एक्टिव हुई है करप्शन के केसेस के हवाले से। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि उस पर शेख रशीद साहब किस तरह से हैंडल करते हैं उस मामले को, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह करते हैं और बड़े दबंग तरीके से करते हैं। उनके पास जब इंफॉर्मेशन होगी FIA की इन्वेस्टिगेशन की, मेरा ख्याल है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लीथल होगी। आज सवाल वही है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सर पे ये वजारतें तब्दील होती हैं? राना साहब, आप क्या मौकिफ रखते हैं कि हालिया होने वाली तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किस तरीके का असर डालेगी? मस्बत असर होगा या मनफी असर होगा? और क्या शेख रशीद साहब को जो एक अहम कलमदान सौंपा गया वो PDM की तहरीक का बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सकते हैं? देखिए यासर, इसमें 2 चीजें बड़ी बात है। एक तो PTI के अंदर इसकी मुखालफत होगी, जहां तक मेरी इतला है। PTI के अंदर चाह रहे थे कि ऐसी वजारत जो कम अज कम वजारत दाखिला जो है ये PTI के ही किसी बंदे के पास होनी चाहिए, क्योंकि शेख रशीद उनके इत्तेहादी हैं और शेख रशीद के साथ कई PTI के अहम लोग जो है उनके इख्तलाफात भी हैं और शेख रशीद कई उजरा के साथ उठ भी चुके हैं। तो ये सारी बातें तो है, लेकिन दूसरे एक तरफ तो यही होगा कि PTI के अंदर इनकी मुखालफत होगी और हमारे जराए भी इसकी तस्दीक करते हैं। दूसरी तरफ ये जरूर है कि शेख रशीद एक पोलिटिकल आदमी है, उन्हें पता है कि किस जगह पर किसको किस तरीके से रोकना है,
किस जगह पर किसको किस तरीके से डील करना है, कहां पर किसके साथ क्या करना है। इन मामलात में अगर आप पूरी काबीना के अंदर देखें तो जो चंद वज़रा है तो उनमें शेख रशीद सीनियर तरीन वजीर है, और शेख रशीद जो है उनको पता है कि पीडीएम की तहरीक को किस तरह रोका जाना है। आप देखें तो उन्होंने 2 दिन पहले जो अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जनाब वेलकम, आप इस्लामाबाद आए, सर्दी आप पे इस्तकबाल करेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका इंतजामिया इस्तकबाल करेगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको कंटेनर देंगे, उन्होंने कहा जी सर्दी आपका इस्तकबाल करेगी। तो मुझे लगता है कि शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाने में 1 से ज्यादा लोगों की मशावरत शामिल है, और शेख रशीद का वजीर दाखिला बनने के बाद जितना राव साहब ने कहा ये बात दुरुस्त है कि शेख रशीद अच्छे तरीके से खेल लेंगे, उन्हें अपनी वजारत में खेलना आता है। अब देखना ये होगा कि क्या शेख रशीद की जो वजारत है वो सिर्फ पीडीएम के जलसे तक रहती है, क्या शेख रशीद की ये वजारत 2.5 साल या 2 साल चलती है, ये बात बड़ी जरूरी है। यानी एक सवालिया निशान है कि ये वजारत कितनी देर तक कायम रहती है। राना साहब, पीडीएम की बात भी हो रही है, तो पीडीएम के हवाले से आज मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान एक मुलाकात भी हुई है, और उसमें ताज़ियत की गई उनकी दादी के इंतकाल पे, और साथ में आइंदा की लाहे अमल पर भी बात हुई है। आइंदा का क्या लाहे अमल तरतीब दिया उन्होंने? देखिए मेरे पास जो इनकी मुसद्दका इतला है, जो इनकी अंदर की कहानी है, देखिए 2 सेशन हुए इनके। एक सेशन वो था जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे, दूसरा सेशन वो था जिसे जो खाने के फौरी बाद हुआ, उस सेशन में मरियम और बिलावल ये दोनों ही थे, और इनके दरमियान कोई 25 मिनट की गुफ्तगू हुई। उस गुफ्तगू में जराये जो बात बताते हैं उसमें यह तय हुआ कि इस्तीफों के मामले पे जो बहरान पैदा हो रहा है, यानी इनके अपने अंदर जो बहरान पैदा हो रहा है, कहा जा रहा है कि इनके लोग इस्तीफे नहीं देंगे, और खासकर पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाजें आ रही थी कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। तो उस पर बिलावल ने बिल्कुल वाज़ेह मरियम से कहा कि देखें हमें इस्तीफे उसी सूरत में देने चाहिए अगर इस्तीफों से मामला हल हो जाता है। इस्तीफे हम दे देते हैं लेकिन आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। इस्तीफे हम उस सूरत में दें जब हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में 180 या 82 इस्तीफे हो, वो हमारे पास नहीं है। तो जिसके बाद ये फाइनल होगा कि कहा यही जाएगा कि हम इस्तीफे दे रहे हैं, कहा यही जाएगा तहरीक को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इस्तीफे जो है वो क़यादत के पास रहेंगे, और ये आखिरी पत्ता जो है सेनेट इलेक्शन से 4 या 5 दिन पहले खेलने की कोशिश की जाएगी। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये बात भी मरियम ने उन्हें बिलावल से कही कि अगर आप सिंध हुकूमत को डिसॉल्व कर देते हैं, सिंध हुकूमत छोड़ देते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है, और जब एक सूबे की हुकूमत खत्म होती है तो उससे बड़ा एक भूचाल सा आ जाता है, और उस सूबे में सेनेट इलेक्शन जब नहीं होंगे तो उससे बड़ा फर्क। यानी 3 से 4 दिन पहले सेनेट के इलेक्शन से 3 से 4 दिन पहले ये आखिरी पत्ता शो किया जाएगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है वो जोर पकड़ती जा रही है, अपोजिशन मुतहद है, आए रोज़ मुलाकातें भी हो रही हैं। आज भी मुलाकातें हुई हैं, हिकमत अमली पर गौर किया गया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 13 दिसंबर के पीडीएम के जलसे की मेज़बान है उसने पिछले 2-3 दिन से लाहौर शहर में रैलियाँ निकाली। मरियम नवाज साहिबा ने मुख्तलिफ जगहों पर खिताब किया, दीगर लीगी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और आवाम को चार्ज करने की कोशिश की। कल जो लक्ष्मी चौक पे तकरीब से खिताब भी किया और वहाँ पर खाना भी खाया। कल के वहाँ पे खाना खाने पे मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, बहुत सी दीगर चीज़ें भी सामने आई हैं। तो पीडीएम का 13 दिसंबर का जलसा किस हद तक कामयाब होगा और हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगा, क्योंकि मरियम नवाज तो ये कहती हैं कि वो आखिरी फैसला होगा 13 दिसंबर का जलसा। तो राना साहब, कल जो खाना खाया गया लक्ष्मी चौक में, तो उसमें क्या कोई ऐसा वाकया भी पेश आया जिससे ये तासुर सामने आया है कि कुछ लीगी रहनुमा क़यादत से नाराज़ हैं? अगर नाराज हैं तो किस वजह से? कायदीन जब लक्ष्मी चौक पे पहुंचे, उन्होंने खाने का जिक्र हुआ, बटकराही पे खाना खाने बैठ गए, तो खाना खाने वाले आप देखें वहां वक्त 1100-1200 कारकुन उनके साथ थे, लेकिन जब खाना खाने की बारी आई तो क़यादत और 7 चंद जो उनके लोग थे वो बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया। इसी दौरान में 2 MP जिनमें से एक का तल्लक लाहौर से है और एक का तल्लक शेखुपुरा से है, यानी शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से एक का तल्लक है। ये दोनों MP सुबह से इनके साथ थे, और एक ऐसा शख्स आता जिसने जो गोरे भी लेकर आया था, जिसने गोरों का डांस भी कराया, जिसने बड़ी सलामी भी दी, बड़े फूल भी निछावर के, एक वो था। ये तीनों लोग जो है जैसे ही आगे होने लगे तो मोहतरमा के गार्ड्स और कुछ मुस्लिम लीग की रहनुमाओं ने उन्हें पीछे धक्का दे दिया, जिस पर उन्होंने कहा जनाब हम खाना नहीं खाएंगे, हमें मोहतरमा हमें अपने लीडर के पास जाने दें। लेकिन लीडर बात सुनते हुए भी उनका कहना है, ये उन रहनुमाओं का कहना है कि हमारी आवाज अगर आखिरी वेटर तक चली गई है तो किस तरह हो सकता है कि मरियम साहिबा तक ना गई हो, जिस पर वो नाराज होकर वहां पर
बोलते हुए चले गए कि अभी तो अपोजिशन है, अभी तो बुरा वक्त है, तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जब अच्छा वक्त आएगा फिर तो हमें अपने घरों के बाहर भी नहीं खड़े होने देंगे। ये कल एक वाकया पेश आया। देखिए यासर, क्यादत ये होती है कि क्यादत कहती है वहाँ भूखी मर रही है, हम भी साथ भूखे मरेंगे, हम खाएंगे बाद में पहले लोग खाएंगे। लेकिन कल एक अजीब सा हुआ कि जब आप अवाम में निकले हैं, अवाम की बात करते हैं, जीने मरने की बात करते हैं, तो फिर आप रवैया भी मानने वाला होना चाहिए। हुआ कल भी ऐसे जैसे हुकूमत में होता है, जैसे जब हुकूमत में होते हैं कि खुद खाते हैं और अवाम को तक। यानी आप ये कह रहे हैं कि कल का जो खाना था उसमें बदनज़मी भी हुई है, बेशतर जो रहनुमा है वो नाराज होकर भी चले गए हैं। भट्टी साहब, क्या समझते हैं कि पीडीएम का 13 दिसंबर का जलसा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेज़बान है, चार्ज करने के लिए पिछले 2-3 दिन से काफ़ी मुतहर्रिक है, अवाम को चार्ज किया जा रहा है, तो क्या अवाम जो है इतनी बड़ी तादाद में ऐसी सूरत हाल में कि जब वफाकी हुकूमत बार बार तंबीह कर रही है कि फैलाव बहुत ज़्यादा हो रहा है वायरस का, क्या मीनार पाकिस्तान भरा जाएगा? यासिर, पहली बात यह कि जो दिसंबर का महीना है वो पाकिस्तान की तारीख में बड़ा तल्ख यादों का महीना है, वो 16 दिसंबर हो या 27 दिसंबर हो। लेकिन हम एक दफ़ा फिर देखते हैं कि इस वक्त अपोजिशन भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाकर, जहाँ पर कहते हैं कि सब तमाम कश्तियाँ जलाकर, उन्होंने भी अपने मकासद, अपने हदाफ को हासिल करने के लिए एक ठान ली है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी तैयारियाँ हैं कि पंजाब से एक डिफरेंट आवाज़ आ रही है, मरकज़ से कहा जा रहा है कि हम नहीं रोकेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब भी माजी के अंदर हम देखते हैं कि जब इस टाइप के पॉलिटिकल क्राइसिस आते थे तो हुकूमत और अपोजिशन के जो सरकर्दा रहनुमा होते थे, जब एक दूसरे को इंगेज करते थे, तो उसके अंदर जो मौजूदा कुछ टाइम के अंदर हमें जिस तरीके का लब व लहजा देखने को मिल रहा है, ये कभी माजी के अंदर इस तरीके से ऐसी कोई रविश अडॉप्ट नहीं की जाती थी। बिलखुसूस गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों ने जो ट्रेंड बनाए, लिटरली दिल बहुत दुखी है। और मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर ठीक है, एक जमहूरी इक़दार के लिए, जमहूरी रवैयों के लिए, जमहूरी अमल के लिए आप तगो-दो करें, लेकिन उसके अंदर एक किस तरीके के साथ आप अपने तशख़्ख़ुस को, अपने मुल्क की तशख़्ख़ुस को, अपने कौमी तशख़्ख़ुस को मसक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ख़तरनाक सिनेरियो बना हुआ है और हुकूमत की जानिब से भी जो एक संजीदा तरीके से इंगेज करने के लिए जिस तरह से कोशिश करके इनको बिठाना चाहिए था। अब इतलात आ रही हैं कि 1-2 मिनिस्टर राब्ते में हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि वो हमसे राब्ते में है मुज़ाकरात के हवाले से। लेकिन जिस तरीके से सारे गेम को प्लान करके आगे बढ़ रही है अपोजिशन और हुकूमत, जिस तरीके से हैंडल कर रही है, ये बड़ा क्रिटिकल है और मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। बिलखुसूस पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, और स्पेशली जो गुज़श्ता रोज़ और आज भी बताया गया कि जिस तरीके के साथ हमारे दुश्मन मुल्क ने गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से जो प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने उनको एक्सपोज किया है। पाकिस्तान ने 5वां डोजियर दिया है अक़वाम मुत्तहिदा को और दुनिया ने रियलाइज किया है। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जहां इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर बेशुमार चैलेंजेस है, वहां पर अपोजिशन ने मुआशी इस्तेहकाम की बात हुई ना, रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आई तो उसमें ये इंकशाफ हुआ था कि मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा रिकवर किया है कोरोना वायरस के दौरान। लेकिन वो स्टेबिलिटी उसी सूरत में रह सकती है अगर वैक्सीन आ जाए और दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर पाकिस्तान में हो तो। राव साहब, आप क्या समझते हैं? हमने पिछले बेशतर प्रोग्राम्स में ये बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरी अमल को सबूताज नहीं करेगी, इस्तीफों के ऑप्शन पे नहीं आएगी। हमने फिर ये बात की कि दीगर जमातें इस्तीफों के ऑप्शन पे इस वक्त सोच विचार कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर नहीं आएगी। लेकिन अब हालिया जो सूरत-ए-हाल देखने में आ रही है, चेयरमैन ने तो कह दिया सबको कि इस्तीफे जमा करवा दिए जाएं, उन्होंने तो वजीर आला सिंध को भी कह दिया कि इस्तीफा जमा करवाएं। जी बिल्कुल, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इस्तीफे जमा कराने का कहा जा रहा है। किसको जमा कराने हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कराने हैं। उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर वहाँ पे जमा भी हो जाते तो उसका क्या निकलता है? आपको अगर याद हो, बिलावल ने कुछ दिन पहले कहा था कि 1985 में जो नॉन पार्टीज इलेक्शन का बाइकआउट किया था वो बहुत बड़ी गलती थी। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो इस किस्म की गलती सियासी मैदान खाली कभी भी नहीं हुकूमत के लिए छोड़ना चाहेंगे। और ऐसी सूरत हाल में जब उनको पता हो कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो कौमी असम्बली को
बिल्कुल ही पैरालाइज कर सकें या उसको ख़त्म करने के लिए कोई आइनी तौर पे ऐसी मुश्किलात पैदा कर सके। इसलिए वो मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक जाएंगे। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने के हवाले से इसमें फायदा क्या होगा जब आपको ये पता है? कल हमने बैरिस्टर अली जफर साहब को भी लिया हुआ था, हमने ये पूछा कि अगर ये इस्तीफे देते हैं तो क्या होगा, उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत को फायदा होगा, अगर सिंध हुकूमत डिसॉल्व कर देते हैं फिर क्या फायदा होगा, फिर भी वफाकी हुकूमत को फायदा होगा। यानी जब तक आप इत्तेहादी साथ नहीं मिला लेते आपके पास फायदा तो है नहीं किसी चीज का, तो फिर इस्तीफे जमा करने का मकसद क्या है, किसको राम करना है? यही बात कर रहा हूं यासिर कि वो एक उसकी सिग्निफिकेंस कोई नहीं है इतनी, सिर्फ ये कि एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं आप गवर्नमेंट को, हम इस्तीफे दे देंगे। गवर्नमेंट को भी पता है, अपोजिशन को भी पता है, इसका फायदा कोई नहीं। ये यकीनन मैंने बिलावल को कोट इसलिए किया 1985 के जो इलेक्शन के बाइकाट का उन्होंने जिक्र किया, तो बुनियादी तौर पर उनका मकसद यही था कि अगर हम ये इनिशिएटिव जो है ये गवर्नमेंट के हाथ में दे देंगे, पोलिटिकल इनिशिएटिव उधर चला जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, आप इस्तीफे दे देंगे, उसके बाद वो इलेक्शन करा देंगे, ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं, पॉसिबल है। फिर एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, शायद अली जफर साहब ने भी आपको बताया कि अगर सिंध हुकूमत ना भी हो, बाकी 3 असेंबलीज हैं, कौमी असेंबली है जिन्होंने सेनेट की सीटें हो जाएंगी, एक असेंबली के इलेक्शन करा के उसके बाद में उसके आ सकते हैं। सेनेट भी उस तरह से कह ले कि नहीं खत्म होगा। फिर कहा यह जाता है कोरम जब तक स्ट्रेंथ, कोरम की स्ट्रेंथ मौजूद है असेंबली और सेनेट के अंदर, तो वो डिसॉल्व भी नहीं हो सकते, ना वो कह ले कि उनका फंक्शन रुक सकता है। तो इसलिए ये यकीनन एक कोशिश जरूर है, लेकिन क्यों है ये कोशिश? ये बेबुनियादी तौर पे करने की बात है। आप जलसे कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव, आप बहुत बड़ी मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट में प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। क्या एजिटेशन से पाकिस्तान में हुकूमतें गई हैं? सिवाय 1977 की एक मिसाल हमारे सामने, जिसके नतीजे में मार्शल लगा था। कोरोना का दौर जो है इसमें नए नए तजर्बे हमने किए हैं, नए नए मुश्किलात का सामना किया है, हमारा एक नया तजर्बा है। तो हो सकता है सियासी इस वक्त तारीख में ये एक नया तजर्बा करने की अपोजिशन कोशिश कर रही है। भट्टी साहब, राना साहब ने कल एक मुद्दा उठाया था कि इस वक्त डंडा बरदार फोर्स को एक्टिव किया जा रहा है, तसादुम की तरफ जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्या आप समझते हैं कि तसादुम का रास्ता इख्तियार करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और अगर करेगी तो फिर पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या देखते हैं? यासे देखिए, जब इतना बड़ा आप एक महाज पर निकलते हैं तो और हुकूमत को या अपने फ्रंट के ऊपर जो आपका मुखालिफ है उसको प्रेशराइज करने के लिए और उसके मुमकिना किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए आप इस किस्म के इंतजाम तो करते हैं। अगरचे के अपोजिशन के कोई भी जमात इस किस्म की मुनज़्ज़म फोर्स तैयार नहीं कर सकती जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। वजारत दाखिला भी इसको क्लियर कर चुकी, लेकिन हमें पता है कि इस अपोजिशन की पार्टियों के अंदर जो जमातें शरीक हैं वो इस किस्म के कारकुन डेफिनेटली आएंगे। लेकिन इस सूरत हाल से निपटने के लिए जहां पंजाब हुकूमत कोई भी मुमकिन तौर के ऊपर इकदाम करेगी किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, मरकजी हुकूमत भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए भरपूर तैयारी करेगी। और यही वजह है कि शेख रशीद साहब को वजारत दाखिला में लाया गया है। उसकी वजह यह है कि जाशाह साहब जो जिस तरीके के साथ चीज़ों को डील करते हैं, एग्रेसिव हैं, और जो उनका एक पस मंज़र है, फैसला साहब ये शायद नहीं चाहते थे कि कोई अगर सिचुएशन ऐसी पैदा हो तो वहां पर कोई उनके ऊपर उनके ऊपर उंगली उठे। उनको एक तरफ किया गया और शेख रशीद साहब को लाया गया है जो सियासी लिहाज से भी, अपने बयान के तरीके से भी, अपनी हिकमत अमली से भी, और उसके अलावा जहां कहीं कोई गैर नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है तो फिर सियासी महाज पे टक्कर जो बेहतरीन है वो शेख रशीद साहब दे सकते हैं। राना साहब, आज वजीर आजम साहब ने गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात की है पीडीएम के हवाले से ही, तो उस मुलाकात में क्या मुशावरत हुई है? देखिए, मेरी इतलाक के मुताबिक उस मुलाकात में 2 चीजें मुशावरत है। एक तो गवर्नर पंजाब के बड़े अच्छे हैं अपोजिशन के अंदर भी। एक, उनसे कहा गया कि आप उनसे बात करें, उन्हें कि बिल्कुल तहरीक आप जारी रखें, हम नहीं रोकते, मगर कोरोना के इस पीरियड को गुजरने दें, उसके बाद आप जो चाहे तहरीक चला रहे। दूसरा, गवर्नर पंजाब को एक टास्क दिया गया, वो टास्क है इनकी अरकान असेंबली तोड़ने का। और गवर्नर पंजाब आपको पता बड़े मुतहर्रिक है हुकूमत बनाने में, हुकूमत गिराने में, और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में। ये बड़ी चीजें आपने देखी कि मुस्लिम लीग नून को अच्छा खासा डेंट जो था इनकी वजह से पड़ा था। तो अब ये दोबारा मुतहर्रिक हुए हैं और गवर्नर पंजाब को खास टास्क दिया गया है। टास्क जो है वो 2 चीजों से है। एक है कि इनसे गुफ्तगू की जाए और ये कहा जाए कि कोरोना है, और दूसरा टास्क जो है वो अफराद को तोड़ने का है। यानी वो जो नाराज रहनुमा है उनसे मेल मुलाकातों का टास्क दिया गया है। राना साहब, आगे बढ़ते हैं और कल की बात करेंगे। कल हमने एक स्टोरी की थी 300 अरब के मेगा स्कैंडल के हवाले से। तो वो मेगा स्कैंडल का जो मरकजी मुलजिम है उसकी तो इत्तलात है कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, उसे पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा?
ये देखें, ये बड़ी एक हैरान कुन बात है कि उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन में ये सबूत सामने आ गए थे। कुछ शख्स ने 300 अरब रुपए की जो लूटे हैं, सरकारी खजाने को चूना लगाया है। हजारों गाड़ियां, 30,000 गाड़ियां कहा जा रहा था, उसने जालसाजी से फरोख्त की है, जाली कागजात बनाए हैं। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, एक मुकदमा उस पर दर्ज था, तो 2 रोज कबल वो बंदा बरतानिया भाग गया। ये मेरे पास मुसद का इतला है। 2 रोज कबल? 2 रोज कबल, ज्यादा दूर भी नहीं मैं कह रहा हूँ, 2 रोज कबल उसके हवाले से इतला आई है कि 2 रोज कबल वो पाकिस्तान से बरतानिया चला गया है। वो किस तरह चला गया, उसको किसने जाने दिया? एक एफआईआर जब दर्ज होती है तो तमाम अदारों को चली जाती है। क्या उसकी निगरानी करने वाले, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले इससे ला इल्म थे, या फिर अंदर से कोई शख्स ऐसा मौजूद था जिसने उसे इतला दी कि तू गिरफ्तार हो सकता है, या फिर उसके ताने बाने किसी और जगह मिलते थे? देखे, उसकी अगर प्रोफाइल पे आप जाए, मैंने आज इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पूरा इस पे काम किया, तो पता चला कि कई मिनिस्टर साहब, कई मौजूदा और कई एमपी अपोजिशन के कई सरकारी अफसरान उसके डेरे पर जाते थे, वहां जाकर उससे मिलते थे, खाने खाते थे, सरकारी अफसरानों को गिफ्ट जाते थे, सरकारी अफसरान की बेहतरीन वहां पे दावतें होती थी। तो फिर उन्होंने अपना हक अदा किया, और वो बंदा जो है जिसका नाम खुर्रम गुज्जर है, हमारी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। ये तो अदारों को सोचना होगा कि 300 अरब रुपए की करप्शन करने वाला ना वो सियासतदान है, ना वो बड़ा ब्यूरोक्रेट है, ना उसका कुछ सियासी पस मंजर है, तो वो किस तरह बाहर चला गया? सियासी पुष्पनाही तो हासिल है जिसकी वजह से उसने एज उठाया और बाहर चला गया। अब एक ऐसा बड़ा स्कैंडल के 300 अरब रुपया खुर्द बुर्द उसकी हुई हो, एक शख्स उसमें गिरफ्तार होना हो और 2 दिन कबल वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून नाफिज करने वाले इदारों पे भी, हमारी प्रोसिक्यूशन पे भी, इन्वेस्टिगेशन पे भी। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।